धन्यवाद। इंजीनियर संजय कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता DRR PNL के थ्रू आप लोगों ने अभी एग्जीक्यूशन ऑफ पाइप फाउंडेशन के बारे में चर्चा सुनी। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ वेल फाउंडेशन। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं इंजीनियर करुणेश कुमार सिंह, एक सीनियर डिजाइन इंजीनियर BRPNL, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिहार। विराजमान RWD के सीनियर ऑफिसर और सामने बैठे हुए इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर महोदय, इंजीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तो सब कुछ जान ही रहे हैं, लेकिन काम के बोझ तले उनका विस्मृत हो गया होगा। कोशिश करेंगे कि हम, मेरा मेन मकसद असिस्टेंट इंजीनियर बेस्ड मेरा प्रेजेंटेशन है और एक असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का खासकर वेल फाउंडेशन के केस में कि आपके डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 90% ब्रिज पाइप फाउंडेशन से रिलेटेड ही हो रहा है और क्योंकि बड़े बड़े पुल, नदियों पर पुल आए हैं तो वेल फाउंडेशन का काम आपके आया है। तो वेल फाउंडेशन के वाले इसके पहले सेशन हम लोग का हो चुका है जूनियर इंजीनियर के लिए और कॉन्ट्रैक्टर के लिए, लेकिन एक असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इनको वर्क एग्जीक्यूशन कराने के में कुछ टेक्निकल जानकारी भी इनको रहना, सब तो पढ़े ही होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन उसको फिर रिमाइंड कर लेना जरूरी है। और मैं कोशिश करूँगा कि छोटे समय में, कम समय में एग्जीक्यूशन और साथ साथ कुछ टेक्निकल के आपको जानना जरूरी है वो मैं बता सकूँ। सबसे पहले तो आप 2-3 पुस्तकें अपने पास एक असिस्टेंट इंजीनियर को जरूर रखना चाहिए। एक तो संजय सर की लिखी हुई किताब है जो आप लोगों को, हर लोगों को मिली हुई है, पुल निर्माण निगम से जिसको प्रकाशित किया गया है, उसको रखिए। IRC कोड जो 78 है जिसमें आपको फाउंडेशन से रिलेटेड, पाइप वेल से रिलेटेड आपका डिजाइन किया होगा। एक येलो बुक है MORPH का, स्पेसिफिकेशन ऑफ रोड एंड ब्रिज वर्क, जिसमें आपको बेसिक सभी जानकारियां मिल जाएगी। पॉकेट बुक ऑफ ब्रिज इंजीनियर IRC से पब्लिश है, ये रखें। और एक IS 456 2000 का एडिशन है, लास्ट में उसमें 2007 में अमेंडमेंट किया गया है, वो भी किताब आपके पास रखना जरूरी है। अब है कि एक असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जब भी आपका ब्रिज का काम स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन से पहले मैं बेसिक कुछ बता देना चाहता हूँ। जब DPR का प्रिपरेशन शुरू होता है उसी टाइम में आपका उसमें एंगेजमेंट हो जाना चाहिए। साइट पर आप जाइए, ब्रिज का अलाइनमेंट जो आप सेट करवा रहे हैं, कंसल्टेंट सेट कर रहा है वो सही सेट कर रहा है कि नहीं, वो अलाइनमेंट फिक्सेशन का अलग अलग पैरामीटर है। यदि छोटा ब्रिज है 60 मीटर से नीचे तो मेन हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि आपका रोड का अलाइनमेंट क्या है। बड़े ब्रिज जो हैं उसके लिए हम लोग रोड को छोड़ करके मेन ब्रिज कहाँ एक्चुअल होना चाहिए, ESQ नहीं हो सके, उस पोजीशन पर हम लोग लेआउट कराते हैं। तो शुरुआत में ही जिस टाइम में आप जा रहे हों DPR तैयार कराने, उस टाइम में आप वहाँ रह करके सब देख लीजिए। जब DPR आपके पास आ जाए तो कंसल्टेंट ने सही लेंथ का ब्रिज बनाया है कि नहीं, उसमें 2-4 चीज का आपका वेरिफिकेशन कर लेना जरूरी है कि लेंथ ऑफ ब्रिज जो है वो सही लीनियर वाटरवे के हिसाब से है कि नहीं। वो लीनियर वाटरवे का यही फॉर्मूला होता है C√Q, Q जो डिजाइन डिस्चार्ज है और C जो है वो आपका रिजिम जो आप लोग ब्रिज बना रहे हैं उस रिवर के लिए आपका 4.8 है। बड़े बड़े गंगा इस सब के लिए अलग पैरामीटर C का मान रखा जाता है। तो इस हिसाब से आपका लीनियर वाटरवे फिक्स हो गया। उसमें आप देख लीजिए कि ये ब्रिज का जो उन्होंने स्पैन फिक्स किया है उसमें एबटमेंट और पियर ये सबको डिडक्ट कर देते हैं, तो आपका एक्यूरेट लीनियर वाटरवे से आपका लेंथ ऑफ ब्रिज कम तो नहीं हो रहा। लीनियर वाटरवे आप सब लोग समझते होंगे, खासकर असिस्टेंट इंजीनियर को मैं बता रहा हूँ कि जब हाईएस्ट फ्लड लेवल के पोजीशन में जो आपका फ्लो के
एगेंस्ट जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वही लीनियर वाटर वे कहलाता है, हाईएस्ट फ्लड लेवल के टाइम में। उसके बाद आप वर्टिकल क्लियरेंस आप देख लें कि ब्रिज का जो वर्टिकल क्लियरेंस है वो आपका सही पैरामीटर के हिसाब से है कि नहीं। जो आपका डिस्चार्ज है उस डिस्चार्ज के हिसाब से आपको फ्री बोट चाहिए। यदि वो इनलैंड वाटरवे वाली नदी है, आपको CRWD को बड़े बड़े ब्रिज मिल रहे हैं, हो सकता है कोसी में भी आपको मिल जाए, तो कोसी में चूँकि वो इनलैंड वाटरवे का नोटिफिकेशन उसका हो चुका है, तो उसमें आपको वर्टिकल डिस्टेंस आपको रखना है मिनिमम 6 मीटर। कोसी में 6 मीटर है, गंगा में 6.5 मीटर, और वर्टिकल डिस्टेंस 50 मीटर से कम नहीं हो रहा है। यदि आपका ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन गुजर रहा है तो वहाँ पर आपका फॉर्मेशन लेवल से जितना वोल्ट का तार गुजर रहा है उस हिसाब से आपका वो रखना है। अब है कि वेल स्टेनिंग के थिकनेस में रिडक्शन, वो कब आता है यदि आपका कॉस्टिंग को लिमिट करना है, यदि 30 मीटर से ज़्यादा डेप्थ हो रहा है तब हम चाहें तो मैक्सिमम स्कावर लेवल के ऊपर उसका रिडक्शन कर सकते हैं। यदि नीचे स्टेनिंग थिकनेस 1600 है तो उसको ऊपर में हम लोग कर सकते हैं 1:3 के स्लोप में। एक कंफ्यूजन होता है 3, जनरली हम लोग स्लोप को पढ़ते हैं 1:3, लेकिन सही तरीका है 3:1 पढ़ने का, 3 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। उस हिसाब से हम रिडक्शन कर सकते हैं। अब है कि काम जब भी शुरू करें उसके पहले आपके पास सहायक अभियंता के पास ये सब ड्राइंग आपके पास अप्रूव ड्राइंग रहना चाहिए, सर्वे सॉइल रिपोर्ट रहे, वर्क ऑर्डर रहे, BOQ की कॉपी रहे, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट रहे, और उसका हर चीज़ आप डॉक्यूमेंट का जानकारी आप पढ़ करके आप रख लीजिए कि कल एजेंसी यदि आपके कहे अनुसार काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप क्या क्या दंड का प्रावधान आप कर सकते हैं वो आप में है। कब सिक्योर्ड एडवांस देना है, मोबिलाइजेशन एडवांस देना है, इस सब की जानकारी आपको रहनी चाहिए। और हाइड्रोलिक डिटेल्स जो है वो आपका डाटा भी रहना चाहिए कि वो सही है कि नहीं। आगे बढ़े, साइट पर ये सब रजिस्टर भी रखवाना सुनिश्चित कीजिए, वो डेली प्रोग्रेस रजिस्टर, साइट ऑर्डर बुक, कि कहीं आगे कुछ चेंजिंग की जरूरत हो तो हायर ऑफिशियल आकर के साइट ऑर्डर बुक पर अपना इंस्ट्रक्शन दे सकते। रेनफोर्समेंट कंक्रीट रजिस्टर रखिए जिसे जूनियर इंजीनियर को कहिए कि वो उसका मेंटेन करता रहे। स्टील शिफ्ट की वेल फाउंडेशन है तो स्टील शिफ्ट रिकॉर्ड रजिस्टर, इस प्रेजेंटेशन के लास्ट में हमने स्टील शिफ्ट वाला रजिस्टर का वो अटैच कर दिया, तो आपको मिल जाएगा। ऑटो लेवल मशीन रखिए, फ्यूरोलाइट रखिए, वर्नियर कैपिलर जरूर रखा है, जरा असिस्टेंट इंजीनियर रखें कि कटिंग एज में जो आपका ये रहता है एंगल प्लेट दे रहा है वो एजेंसी सही थिकनेस का दे रहा है कि नहीं, तो आप इसी से अंदाज से आपको नहीं होगा कि 10 mm का है एंगल या 12 mm का, तो वर्नियर कैपिलर भी जरूर रखें। अब है कि लेआउट आप ब्रिज का जब कर रहे हैं साइट पर, आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, ये जब साइट पर आप लेआउट करा रहे हैं वेल फाउंडेशन का, तो पहले तो आप जो शुरुआत में सर्वे के टाइम में जो आपने वहाँ पर लेवल फिक्स किया है और जो सेंटर लाइन डिमार्क किया है वो आपके पास पहले से रहना चाहिए, और उस अनुसार जा करके जब आप अलाइनमेंट कराते हैं तो दोनों सेंटर लाइन पॉइंट जो है ये आप परमानेंट फिक्स कराते हैं, और इसी के पर फ्यूरोलाइट रख करके आप हर एक जो भी वेल है एवॉटमेंट का, ईयर का, ये सब फिक्स करा करके इसके दोनों साइड में आप सफिशिएंट डिस्टेंस पर रेफरेंस पिलर एलोंग रिवर एक्सिस और एलोंग ब्रिज एक्सिस दोनों में फिक्स करा दें। कल होकर इसकी जरूरत पड़ेगी टिल्ट शिफ्ट नापने के लिए। और जो आपका TBM है वो बगल में एक ऐसे जगह पर फिक्स करा लें जहाँ से कि आप वेल फाउंडेशन में कटिंग एज में जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लेवल लेने की, लेकिन जब वेल को सिंक करके फाइनल फाउंडिंग लेवल पर लाएंगे उस समय आपको TBM की जरूरत पड़ेगी, तो उस TBM कहीं फिक्स कर लें और आगे तब इसके अनुसार आप अगला काम शुरू कर सकते हैं। अब है आगे बढ़ाइए।
अब वेल के बारे में, क्योंकि वेल फाउंडेशन है तो वेल के बारे में जान ही रहे हैं कि वेल कुएं के आकार का रहता है ये, और जनरली हम लोग सर्कुलर वेल का ही इस्तेमाल करते हैं। 12 मीटर डाया तक का यदि वेल है तो हम इसको सर्कुलर एक ही ड्रेज होल में हम लोग काम कर सकते हैं। 12 से यदि डाया ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग डबल डी करेंगे, कहीं कहीं रेक्टेंगुलर शेप का भी वेल का इस्तेमाल होता है। अब ऐसी पाइप फाउंडेशन के बदले क्यों वेल फाउंडेशन देंगे, ये मोटा मोटी जान लीजिए। जहाँ नदी गहरी हो, नदी में करंट ज़्यादा हो, स्काउरिंग ज़्यादा हो रहा है, तो उस जगह पर हम लोग वेल का प्रोविजन करते हैं, या ये स्पैन लेंथ ज़्यादा हो उस जगह पर हम लोग वेल का, मेनली स्कावर जहाँ ज़्यादा हो रहा है वहाँ ही हम लोग करते हैं वेल का। अब आते हैं पूर्ण निर्माण स्तर पर के प्रिलिमिनरी कार्य। ये असिस्टेंट इंजीनियर का मेन काम है कि वहाँ जब आप काम शुरू करने जा रहे हैं तो क्या क्या काम आपको एजेंसी से करवाना है, सुनिश्चित करना है। बिजली पानी की व्यवस्था करिए, साइट लैब की स्थापना कीजिए। टेम्पलेट प्लेटफॉर्म है कि 10 मीटर डाया का एक प्लेटफॉर्म बनवा लीजिए, ब्रिक का फ्लैट सोलिंग करके, प्लास्टर पनिंग करके, टिकल होकर के जब आप रेनफोर्समेंट का काम करेंगे या कटिंग एज का वहीं पर बेंडिंग करेगा आपका एजेंसी, तो सही डायमेंशन के हिसाब से कर सके, तो उसी टेम्पलेट पर वो चौक से बना देता है, उस अनुसार उसका बेंडिंग करता है। ये करा लीजिए। और उसके बाद भैट का निर्माण कराइए कि जहाँ पर आप जब ट्यूब टेस्ट करेंगे तो ट्यूब बनाएंगे ट्यूब मोल्ड से, तो उसको ट्यूबिंग के लिए वहाँ रखें। एक उस दिन सवाल आया था, जूनियर इंजीनियर लोगों से पूछे थे कि हम ये सैंपल कितना लेंगे ट्यूब का, कितने कंक्रीट टाइप का सैंपल बनाएंगे। तो उसका आपका IS 456 कोड में दिया हुआ है, 1 से 5 MQ तक की ढलाई करते हैं तो 1 सैंपल लेना है, 6 से 15 तक 2 सैंपल लेना है। उसी तरह से यदि 30 से 50 तक है तो आपको 4 सैंपल बनाना है, 1 सैंपल 3-3 ट्यूब का बनेगा। उसको आप वहाँ टेस्ट करें या कहीं लैब में जाकर के टेस्ट कराएं। जो भी कंक्रीटिंग हो वो आपका मिक्सर मशीन से नहीं होगी, क्योंकि आपका जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M30 एंड एबव रहता है, तो कंक्रीट से मिक्सर मशीन से संभव नहीं है। जहाँ वो ऐसा रिमोट जगह है, आप बैचिंग प्लांट नहीं रख सकते हैं, एजेक्स थ्योरी आजकल आया हुआ है, उसके थ्रू आप काम करवा सकते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो कंट्रोल जब तक न करेंगे तब तक आप वो ग्रेड पा नहीं सकते हैं। और उसके पहले ये सबसे ज़रूरी है आपका ये चीज़न का वहाँ पर करना। ISMB 350 या 450 का, 350 मतलब उसका डेप्थ हो गया, और 450 18 इंची उस साइज का आप ज्वाइंट को आगे नुकीला बना करके रखिए। यदि वो हार्ड स्टार्टा पर आ जाता है, कुआं नहीं सिंक हो रहा है, तो उससे आप सीजनिंग करके ले जा सकते हैं। एक वहाँ कंक्रीट ब्लॉक बनवा लीजिए 1 मीटर 1 मीटर 1.5 मीटर का। जब कुआं के सिंकिंग में प्रॉब्लम हो तो चाहे टिल्ट होने लगे तो उस टाइम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़िए। सबसे पहला काम होता है प्लेसिंग ऑफ कटिंग एज। कटिंग एज को अब जो आपने पॉइंट रखा है वेल का, उस सेंटर पॉइंट के पर आपको कटिंग एज जो बना हुआ एंगल प्लेट का ऊपर बना दीजिए फोटो। और आगे बढ़ाइए। हाँ, ये आपका कटिंग एज है, ये एंगल प्लेट से बना हुआ रहता है। जनरली हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं बैक टू बैक दो एंगल को वेल्डेड कर देते हैं। एक फिलेट वेल्ड रहता है थ्रू आउट, और एक प्लेट से भी वेल्डेड किया रहता है। इसका 40 kg पर मीटर से वेट कम वेट नहीं रहना चाहिए। ये जब भी डिजाइन दे आपका DP आ रहा है तो ये जरा चेक कर लेंगे, 40 kg से कम नहीं रहेगा। और ये जो वेल्डिंग होगा साइड पर ध्यान देना है कि ये जो साइज यदि 110 का है तो ये यदि 220 मिलाकर हो रहा है तो हमको 10 mm ज़्यादा नीचे रहना चाहिए प्लेट का साइज, जिससे कि हमारा ये शार्प कटिंग हो सके। और उसके बाद है कि इसमें जितना नंबर ऑफ वर्टिकल है आउटर वर्टिकल कुआं में, तो उतना यहाँ पे आपका ये रहेगा
क्या कहते हैं होल किया हुआ रहेगा कटिंग एज में। होल में वेल्डेड करके नहीं लगाना है, वहाँ पर थ्रेडिंग करके यदि 20 mm का आपका वर्टिकल बार है तो 22 mm का होल करके उतना स्पेसिंग पर, बराबर स्पेसिंग पर, और ऊपर नट नीचे नट और वाशर लगा करके इसको कर देना है। साथ साथ एक ध्यान देना है कि एक एंकर बार जो है ये 10 mm का लगाया जाता है, वो आपको वेल कर्व में आपको वेल्डेड रहना चाहिए। थोड़ा और नीचे कर दीजिए, नीचे कीजिए नीचे। हाँ, अब ये आपका वेल स्ट्रेनिंग का पार्ट है। नीचे आपका एक कटिंग एज रहा, और कटिंग एज के बाद ये वेल कर्व का पोजीशन है जो कोनिकल, और ऊपर में वेल स्ट्रेनिंग है। हमेशा वेल स्ट्रेनिंग से वेल कर्व 75 mm ज़्यादा, मतलब 150 mm डाया का रखा जाता है, इसीलिए कि आपका वो सिंकिंग में सहूलियत हो। सिंकिंग में जो भी फ्रिक्शन हो सॉइल का एक ही पोजीशन तक लगे, आगे ये वाला जगह खाली रहे, जिससे कि आपका कुआं आसानी से अंदर सिंकिंग कर सके। नीचे जो है आपका बॉटम प्लगिंग का पोजीशन है, ये नीचे सम्प बना हुआ है जो प्लगिंग के टाइम में आपको बनाना है। इस सम्प का डेप्थ D/6 से कम नहीं रहना चाहिए। डी जहाँ हुआ वेल कर्व का डाया, वेल कर्व के डाया के 6 इंच से कम का कम नहीं बनेगा। तो आगे बढ़ाया जाए। इसमें आपका दिया हुआ है जो भी बॉटम प्लगिंग होगा वो बॉटम प्लगिंग हमेशा 300 mm ज़्यादा ऊपर होगा। वेल कर्व से हमेशा 300 mm ज़्यादा ऊपर किया जाता है। उसके बाद इंटरमीडिएट प्लगिंग जो है वो मैक्सिमम स्कावर लेवल पर किया जाएगा, और उसका थिकनेस 500 mm से कम का नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं जब ये स्कावर कम है, खासकर एबॉटमेंट के पोजीशन में, तो वहाँ पर टॉप प्लगिंग किया जाता है, ऊपर बढ़ाया जाता है। हाँ, इसका थोड़ा रेनफोर्समेंट से समझ लिया जाए कि वेल कर्व में, वेल कर्व का जो है, जो एज पर IRC कोड 72 kg पर MQ से कम का रेनफोर्समेंट उसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और उसमें आपका जो ये वर्टिकल और अंदर दोनों बार जो स्ट्रेनिंग का है उसमें काउंट नहीं होगा, और ना आपका एंकर बार का काउंटिंग किया जाएगा। जो आपका एक सिरप है काम नहीं कर रहा है, जो चारों तरफ घूम रहा है सिरप, वो उतना ही संख्या में रहेगा जितना आपका आउटर वर्टिकल की संख्या रहेगी जनरली। और उसके बाद हुक बार रहेगा जो चारों ओर से लगा हुआ है, सिरप के चारों तरफ से हुक बार है, बीच में आपका लिंक है। ये सब आप फाइनल करके और तब इनर शटरिंग लगा करके ही हम लोग वेल कर्व का लोहा बांधना शुरू करते हैं और आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, वेल कर्व ये जो इसका वेल डायमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, अंदर का ब्लेड 30 से 37 डिग्री पर आता है। इसको जब भी आप सेट कर देते हैं कटिंग एज को, वेल कर्व का वहाँ पर रेनफोर्समेंट बांध देते हैं, उसके बाद इसका हम लोग ढलाई करते हैं। ढलाई कंटिन्यूअस एक ही साथ करना चाहिए, बीच में उसका गैप नहीं छोड़ना है। या आज किए आधा कल किए, वो कंटिन्यूएशन में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वेल का। वेल कर्व की वहीं जा कर के नीचे आपको सिंकिंग में पत्थर लोहा जो भी मिले उसके साथ उसका टक्कर होता है। जहाँ पर कहीं पत्थर आ रहा है की संभावना है, जैसे सॉइल टेस्ट में आया हुआ है, तो हम लोग वेल कर्व में भी लाइनर का 10 mm थिक लाइनर का प्रोविजन करते हैं, और साथ साथ एडिशनल हुक रेनफोर्समेंट का भी कोशिश करते हैं। तो हाँ, अब वेल स्ट्रेनिंग में है कि वेल स्ट्रेनिंग का थिकनेस 500 mm से कम नहीं रहना चाहिए, और इंटरनल डाया जिसको ड्रेज होल कह रहे हैं, ड्रेज होल, वो ड्रेज होल आपका 3 मीटर से कम का नहीं है। मतलब मैक्सिमम आप 4 मीटर से छोटा आप वेल नहीं बना सकते हैं, इसी रखना है। और ऐसे उसका थिकनेस, वेल स्ट्रेनिंग के थिकनेस के लिए यही IRC कोड का फॉर्मूला है KD रूटेल, का मान जहाँ 0.03 रखा जाता है। ये आपका RCC के लिए
RCC यदि स्टेनिंग है उसके लिए फार्मूला K का वैल्यू 0.02। जी एक्सटर्नल डायमीटर हुआ, एल है डेप्थ ऑफ वेल बिलो टॉप ऑफ वेल कैप और LW है रिमोव। जो भी हो उस वेल के अनुसार आप चेक, ऐसे भी DPR में भी चेक कीजिएगा कि वो कंसल्टेंट ने सही थिकनेस दिया है या फिर नहीं। उसमें जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट दिया जाता है नॉट लेस देन 0.2% ऑफ एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो स्टेनिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके 0.2% से कम नहीं रहना चाहिए। उसी में 1/3 अंदर में रहेगा, बाकी 2/3 बाहर वर्टिकल में इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ाइए। अब है कि टिल्ट शिफ्ट अलाउड 1/80 का आपका टिल्ट रहेगा और शिफ्ट है 150 mm से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। एक है कि आपने ढलाई कर दिया, उसके 1 सप्ताह बाद उसकी सिंकिंग करें। 1 सप्ताह तक ट्यूरिंग कीजिए, उसके बाद सिंकिंग कीजिए। सिंकिंग मैनुअली कराइए, वो क्रेन के इस्तेमाल नहीं करेगा। और जब वो आधा सिंकिंग हो जाती है तब हम लोग पहला लिफ्ट स्टेनिंग की ढलाई करेंगे। उसकी हाइट जो है वो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और बाद में जब कंटिन्यूअस आप कंक्रीटिंग और सिंकिंग करते जाएंगे तो कभी भी जो बाद का लिफ्ट होगा उसका ग्राउंड लेवल से हाइट डाया ऑफ वेल के हाइट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। यदि 8 मीटर का है तो 8 मीटर से ज़्यादा आपका उसका ऊपर का मैक्सिमम हाइट होना चाहिए। और यदि कुआं आपका टिल्ट कर जा रहा है और आप ऊपर और भी लिफ्ट बढ़ाना चाहते हैं उसको कैंटिलेज देने के लिए, तो आपको उसी फेस में, जिस फेस में टिल्टेड हुआ है उसी फेस में शर्टिंग लगा करके ढलाई करनी है। और 12 घंटे पश्चात शर्टिंग खोल करके उसको क्या कहते हैं कि आप कलर कर दीजिए चारों डायरेक्शन में 100 mm थिक का, जिस पर आप गेजिंग करेंगे। आगे बढ़ेगा। अब है जो कि मेन प्रॉब्लम आता है कुआं को वेल फाउंडेशन में सबसे मजबूत फाउंडेशन है। हर जगह का इसका मजबूती को आप चाहे तो क्वालिटी कंट्रोल को आप हर स्टेज पर चेक कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि उसको आप ढंग से आप कुआं को टिल्ट शिफ्ट को कंट्रोल करते हुए चले। तो आपको ये सब चेक करते रहना है कि जहाँ भी यदि कुआं टिल्ट कर रहा है, टिल्टेड पोजीशन आ गया तो आप इसको, जैसे ये टिल्टेड प्लेन है तो इस जगह पर की मट्टी आप खोद करके हटा लें जिधर टिल्टेड प्लेन है। और उसी साइड से आप नीचे भी जो भी आप ये लगा रहे हैं ग्रेड से जो सिंकिंग कर रहे हैं वो भी उसी पोजीशन से रखें, जिससे कि कुआं फिर आगे आपका सही पोजीशन में आ जाए। ये तरीका अपना सकते हैं, इसेंट्रिक ग्रेडिंग करके फिर ऊपर देखा जाए। हाँ, एक है इसेंट्रिक लोड ओवर स्टेनिंग। इस ढंग से जो टिल्टेड प्लेन है तो वहाँ पर लोडिंग करके आप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा एक्सेस हो रहा है तो आप कैंटिलेज दे करके कैंटिलीवर उधर आगे ट्रस्ट आप रखिए और ऊपर कैंटिलीवर लोडिंग दे करके जो आपने ब्लॉक बनाया उस ब्लॉक का लोडिंग दे करके उस कुआं को आप सही पोजीशन में ला सकते हैं। ये भी है साइड से सपोर्ट दे करके, स्ट्रट दे करके साइड से आप कुआं को उधर से झुकने से बचा करके, और साथ साथ आप जो पुराना पहले वाला दोनों मेथड है कि आप उस साइड से मट्टी काट लिए और ये करें, तीनों पैरेलल एक्टिविटी करके आप कुआं को सिंकिंग से बचा सकते हैं। एक है नीचे में, नीचे से पैकिंग दे करके आपका इधर सिंक कर रहा है तो नीचे में अंदर में घुस करके वहाँ पैकिंग लगा देगा और तब उसके बाद सिंकिंग करेगा कुआं आपका। सबसे मेजर प्रॉब्लम टिल्ट और शिफ्ट को कंट्रोल करना ही, तो ये सब तरीका है जिससे आप ये कर सकते हैं। अब है कि सिंकिंग का भी 2 मेथड है, आप लोगों को जानने का है, जानिए रहे। हम लोग जो सिंकिंग कर रहे हैं क्रेन से या विंच से, तो ये ओपन वेल सिंकिंग हुआ। एक न्यूमेटिक सिंकिंग होता है जिसमें वो है कि जहाँ ज़्यादा नीचे का हर चीज़ कंट्रोल करके देख सकें, तो उसको एयर प्रेशर के थ्रू हम लोग उसमें मैनुअली सिंकिंग करते हैं, अंदर आदमी घुस करके सिंकिंग करता है, जो कि अपने यहाँ वो कर नहीं रहे हैं। हम लोग ओपन वेल सिंकिंग कर रहे हैं।
अब आ जाता है बॉटम प्लगिंग। बॉटम प्लगिंग का मेन वही है कि नीचे आप एक फाउंडेशन का आधार दे रहे हैं, वहाँ को तो सिंकिंग करने के लिए कटिंग एज आपने लगाया है, लेकिन अब उसको पैकिंग करने का जगह आ गया, तो उसके लिए है कि आपको जो भी हम कंक्रीट प्लगिंग का कर रहे हैं, तैयार करा रहे हैं, उसका IFC कोड के अनुसार है 330 kg पर क्यूबिक मीटर से कम सीमेंट कंटेंट उसमें नहीं होना चाहिए। स्लम्प आप 150 से 200 से कम नहीं हो। जनरली मिस्त्री आपको बता देगा, साइट पर समझा देगा कि सर पानी में ढलाई कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा पानी कम डालिए मसाला में, लेकिन नहीं, वहाँ जो आप ओपन में ढलाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको स्लम्प रह करके इसकी ढलाई करनी है। अब उसके बाद फिर हम लोग जहाँ पर MSL तक है वहाँ तक सैंड फिलिंग करना है। ध्यान नहीं देना है कि जब बॉटम प्लगिंग आपने कर लिया उसके 7 दिन बाद ही आपको सैंड फिलिंग करना है। 7 दिन के पहले ना उसमें से डिवाटरिंग करेंगे ना सैंड फिलिंग करेंगे। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए थे, जब वो सिंकिंग के टाइम में आपको मिस्त्री समझा देगा कि हम मतलब ये कर देते हैं, डिवाटरिंग कर लेते हैं, कुआं जल्दी तेजी से भाग जाएगा। तो कभी भी डिवाटरिंग मत कराएं। डिवाटरिंग कराएंगे तो कल होकर के सैंड ब्लोइंग आ जाएगा। अगल बगल देखिए कुआं यहाँ है, इससे 10 मीटर दूर पर दरार पड़ जाएगी इतना, और वो सब नीचे का जो भी है सैंड वो अंदर आना शुरू हो जाएगा। वो जब सैंड ब्लोइंग का पोजीशन आए उस टाइम में उसको रोकने का तरीका यही है कि जो बाहर का वाटर लेवल है उससे ज़्यादा आपको कुआं के अंदर का वाटर लेवल होना चाहिए। तब डिवाटरिंग न करके आपको उसमें वाटर फिलिंग करना पड़ेगा। तो डिवाटरिंग कभी भी मत करें। अब है कि इंटरमीडिएट प्लगिंग उसके बाद करना है। टॉप प्लगिंग यदि हो तो टॉप प्लगिंग करें, दोनों में से एक होगा। लास्ट ऑप्शन आता है वेल फाउंडेशन का, वेल कैप। वेल कैप का ढलाई जो है उसमें जो है जब लास्ट स्टेनिंग आपने वेल का किया है उसी टाइम में आप अरेंजमेंट कर लें कि वहाँ पर हम कोई जॉइस्ट रखने का व्यवस्था कर सके। RCC या आपका कोई स्टील गडर भी रख सकते हैं यदि पुराना आपके पास है एजेंसी के पास तो, और उसको रख करके शटरिंग करके और बाद में रेनफोर्समेंट का काम करना है। एक मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि एक कुशेश्वर स्थान में मैं ब्रिज बनवा रहा था, वहाँ क्या किया कि जो नीचे तो गडर रख दिया, जब ड्रेज होल के ऊपर शटरिंग किया तो वो ज्यादा है ना, भूख लग गई है, थोड़ा अटेंटिव हो जाइए, उधर भी देख रहा हूं मैं। 2 इंच ज्यादा कर दिया। अब है कि ये स्टेनिंग को भी उस लेवल में करने के लिए 2 इंच और PCC कर देगा। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो वहीं 2 इंच आपका सबसे वीकर पॉइंट हो जाएगा। कल होकर के जब उस होकर के पुल बन जाएगा तो वो 2 इंच या 4 इंच जो लेवल करने के लिए स्टेनिंग पर PCC किया है वो आपको कल होकर उसी होकर के अंदर पानी घुस जाएगा, आपका सब जंग लगा करके आपको वेल को कमजोर करेगा। तो हमेशा ये ड्रेज होल का जो भी शटरिंग हो वो आपका इसके स्टेनिंग के टॉप से थोड़ा भी ऊंचा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा नीचे रहे तो चलेगा। अब आगे उस दिन रमेश सर बोले थे कि थोड़ा टिल्ट के बारे में बता दीजिए, टिल्ट कैसे निकालेंगे। तो यही है, कहीं भी जहाँ पर आपको एक सिंकिंग के बाद जब हम चेक करते हैं टिल्ट शिफ्ट तो आप इस एक्स डायरेक्शन हुआ है एलोंग ब्रिज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपने लेवल ले लिया, यहाँ लिख लिए RL एलोंग एक्स एक्सिस नॉट 45.49, यहाँ का 45.50, फिर इधर भी दोनों डायरेक्शन में आप ले लिए और थोड़ा ऊपर बढ़ाइए, ऊपर। हाँ, अब डिफरेंस, अरे नीचे नीचे, हाँ, और डिफरेंस इन लेवल ले लिए, यहाँ 45.49 और इस दोनों का लेवल है 0, डिफरेंस है 0.01, इसमें D से और नीचे। अब इसको टिल्ट निकालना है तो डिफरेंस इन लेवल डिवाइडेड बाई डाया ऑफ वेल, वो जो आएगा यहाँ पर आ गया 1:600, आपका ढेर सेफर है। और उसके बाद रिजल्ट से टिल्ट निकाल लीजिए और तब वहीं आपका एलावेबल के अंदर है, एलावेबल के अंदर है तो वहाँ का मट्टी उसके बाद आप प्लगिंग कर सकते हैं। यहीं और कुछ यदि जानना पूछना हो तो पूछा जाए। मेरा समाप्त हुआ।
ठीक है सर, एक लास्ट में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और ये अभियंता प्रमुख महोदय का, और इनका आज का अंतिम दिन है अभियंता की सेवा का, और संजोग से सर के बारे में मुझे जानने का मौका मिला। मेरे एक फ्लैट में ही रहते हैं जो कि सर के बैचमेट रह चुके हैं NIT कुरुक्षेत्र में। वो तो मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये अपने बैच के टॉपर थे। तो इनका स्टूडेंट लाइफ भी ब्रिलियंट रहा है और यहाँ भी सबसे ऊंचे पद तक इन्होंने पहुँचा है, और उन्हीं के स्वजन से सब लोगों का ये कार्यक्रम भी हुआ है। हमको लगता है संभवतः RWD में पहली बार इस ढंग का कार्यक्रम हो रहा है, जूनियर इंजीनियर से लेकर कॉन्ट्रैक्टर लेवल तक। तो मैं उनके अगले उज्ज्वल भविष्य स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए बात समाप्त करूँगा। धन्यवाद सर। अब हम लोग लंच ब्रेक के लिए बाहर लॉबी में व्यवस्था किया हुआ है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया 2:40 तक निश्चित तौर पर सभागार में आ जाएं। लंच के बाद हम लोग इसके बाद का तकनीकी सत्र शुरू करेंगे। इस समय अभाव है, इसे 2:40 तक निश्चित तौर पर आ जाएं। सभा प्रमाण पत्र, इसमें पार्टिसिपेशन एप्रिसिएशन लेटर प्रदान करने की कृपा करें। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा श्री आशीष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर MIT मुजफ्फरपुर। श्री आशीष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर MIT मुजफ्फरपुर, और ये हमारे स्टेट टेक्निकल एजेंसी भी हैं। एज ए STA भी आशीष सर का बहुत रोल रहता है PMJSY के कार्यों में। एवं जो ब्रिज के DPRs हैं, इनकी वेटिंग भी श्री आशीष कुमार के द्वारा की जाती है। मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूँ इंजीनियर दीप्ति झा, प्रोजेक्ट इंजीनियर, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से। श्री आशीष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके द्वारा बार बेंडिंग शेड्यूल और जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग पे दिया गया था आज का प्रेजेंटेशन। इंजीनियर दीप्ति झा, प्रोजेक्ट इंजीनियर BRPNL से के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन विषय पर आज का प्रस्तुतिकरण दिया गया है। पुनः आमंत्रित करता हूँ श्री संजय कुमार सिंह, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर BRPNL, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर श्री संजय कुमार सिंह, इनके द्वारा एग्जीक्यूशन ऑफ पाइल फाउंडेशन पर आज का प्रस्तुतिकरण दिया गया है। अगले वक्ता के रूप में मैं इंजीनियर करुणेश कुमार सिंह को आमंत्रित करूंगा। अभी एप्रिसिएशन लेटर दिया जा रहा है श्री संजय कुमार सिंह, AC BRPNL। श्री करुणेश कुमार सिंह, एक्स सीनियर डिजाइन इंजीनियर BRPNL, वर्तमान में कार्यपालक अभियंता बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इनका विषय था एग्जीक्यूशन ऑफ वेल फाउंडेशन। अगले वक्ता में इंजीनियर रमेश कुमार सिंह, टेक्निकल एडवाइजर RWD एवं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पथ निर्माण विभाग। इंजीनियर रमेश कुमार सिंह जी का प्रस्तुतिकरण था प्रिकॉशन इन कंक्रीटिंग वर्क। अगले वक्ता डॉक्टर आलोक कुमार, टेक्निकल एडवाइजर RWD, रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी मैनेजमेंट रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। इनका विषय था कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। डॉक्टर आलोक कुमार अगले वक्ता के रूप में।
धन्यवाद सर।